नमस्कार। आज 17 मई रविवार कोरोना काल के दौरान राजनीतिक सेंसेक्स की आज निकल कर आई सबसे बड़ी तीन खबरें लेकर एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं। इस वीडियो में राजनीति के सेंसेक्स की चर्चा करेंगे कि हिंदुस्तान की राजनीति में क्या हो रहा है और उसको लेकर के तीन सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उस पर चर्चा आज करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से जो निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश कांग्रेस से। जी हां दोस्तों, जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं तभी से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को दरकिनार करने का काम कांग्रेस ने शुरू कर दिया था। कमलनाथ की सरकार गिराने का ठिकरा दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर ही फोड़ा गया। दिग्विजय सिंह ने झूठा भरोसा कमलनाथ को दिलाया। इसके अलावा दिग्विजय सिंह का जो कांग्रेस के विधायक हैं, जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेता हैं, उनसे व्यवहार अच्छा नहीं है, इसलिए दिग्विजय सिंह की खिलाफत कांग्रेस के नेताओं में हो गई। और दूसरी तरफ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी को जन्म दिया, जिसका पूरा विरोध ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो कर रहे थे। और इन सब से तंग आकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी में चले गए। अब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी पर आफत आ चुकी है। इनकी गद्दी को लेकर के कांग्रेस ने संकट के बादल हैं वो एक तरह से इनके ऊपर मंडरा दिए हैं, या यूं कहें कि कमलनाथ का अब मध्य प्रदेश कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष के नेता की लिस्ट से नाम है वो काट दिया गया है। और दिग्विजय सिंह का राज्यसभा सीट को लेकर के जो उनका राज्यसभा भेजने वाला सपना है वो अधूरा रहने वाला है। इसको लेकर के दिग्विजय सिंह मोदी सरकार की पहले कई बार तारीफ भी कर चुके हैं, यानी कि दो तरह के संकेत उससे मिल रहे थे। एक तो ये कि कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह कांग्रेस पर या फिर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, इसलिए मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। और राजनीति के गलियारों से कुछ खबरें ये भी निकल कर आ रही थी कि दिग्विजय सिंह के अब बागी सुर हैं वो कांग्रेस में दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए आने वाले समय के अंदर दिग्विजय सिंह कांग्रेस को छोड़ सकते हैं। दोनों ही कंडीशंस के अंदर निश्चित है कि कांग्रेस को घाटा होने वाला है, लेकिन कमलनाथ को नेता प्रतिपक्ष के जो उम्मीदवार से उनका नाम काटना, ये कमलनाथ को एक बड़ा झटका दिया गया है। और 24 विधानसभा सीटों पर आने वाले समय में उपचुनाव होने वाला है, और उपचुनाव से ठीक पूर्व कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से बड़ा झटका मिलना, इसका मतलब साफ है कि कमलनाथ अब मध्य प्रदेश कांग्रेस में अगले मुख्यमंत्री के चेहरे हैं वो नहीं होंगे। राज्यसभा सीट से दिग्विजय सिंह का पत्ता काट करके फूल सिंह बरैया को राज्यसभा भेजा जा रहा है। इसके एक कारण और भी है कि फूल सिंह बरैया जो ये 24 विधानसभा सीटों के ऊपर उपचुनाव होने जा रहा है, इन पर उनकी पकड़ अच्छी है, दलित वर्ग का वोटर है इन सीटों के ऊपर। और उसको ध्यान में रखते हुए अब फूल सिंह बरैया को खुश करने के लिए और उनके समर्थकों को खुश करने के लिए कांग्रेस ने फूल सिंह बरैया को राज्यसभा सीट जिता करके राज्यसभा भेजने का फैसला ले लिया है। ऐसे में दिग्गी राजा और कमलनाथ दोनों की छुट्टी है वो होती हुई नजर आ रही है, या यूं कहें कि कमलनाथ और दिग्गी राजा का बायकॉट करना अब कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। फिलहाल कमलनाथ की तरफ से जो पहले बयान दिया गया था कि जो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व है, यानी कि सोनिया गांधी फाइनल करेगी कि नेता प्रतिपक्ष का नेता कौन होगा, उम्मीदवार कौन होगा। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से अभी भी फाइनल नाम तो नहीं किया गया है, लेकिन ये फाइनल हो गया है कि कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष का नेता है वो नहीं होंगे, ये कन्फर्म है। और दूसरा, दिग्विजय सिंह को राज्यसभा सीट को लेकर के कांग्रेस ने अपना फाइनल निर्णय है वो ले लिया है। कोरोना वायरस के कारण जो राज्यसभा सीट का चुनाव है वो आगे हो गया था, राज्यसभा चुनाव है, और उसी को ध्यान में रख करके अब कांग्रेस के नेताओं की नीयत और नीति दोनों बदल चुकी है। अब जो मध्य प्रदेश कांग्रेस दिग्गी राजा और कमलनाथ की जोड़ी के विदाउट, यानी कि इनके बगैर कांग्रेस है वो आगे बढ़ने के रास्ते पर अब चल चुकी है। कुल मिलाकर के स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी के कारण कमलनाथ और दिग्गी राजा की छुट्टी कर दी गई है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो बिहार में भी बड़ा राजनीतिक फेरबदल होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, अब तक एनडीए के साथ यानी बीजेपी के साथ मिलकर के नीतीश कुमार हैं वो चुनाव लड़ते रहे हैं बिहार के अंदर, और अब इनको बीजेपी है वो बड़ा झटका देने जा रही है। पिछले दिनों एनआरसी, एनपीआर, सीएए के नाम पर भी कहीं ना कहीं
जो नीतीश कुमार ने विरोध करने का काम किया था, बिहार में इसे लागू करने पर एक तरह से विरोध प्रकट किया था। और उसके अलावा अब कोरोना काल के दौरान दूसरे राज्यों में फंसे हुए बिहार के जो मजदूर हैं उनकी घर वापसी को लेकर के भी नीतीश कुमार ने एक तरह से, जो इनको घर वापसी नहीं करवाने के पक्ष में थे, उनके लिए किसी तरह की व्यवस्था करने के पक्ष में नहीं थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जब मजदूरों को अपने घर वापसी करवा रहे थे, अन्य राज्यों के अंदर फंसे हुए अपने जो कॉलेज स्कूल के जो छात्र थे उनको घर वापसी करवा रहे थे, उस टाइम भी जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका विरोध किया था। और इसका अब पूरा हर्जाना नीतीश कुमार को भरना पड़ेगा, क्योंकि मजदूरों की नहीं सुने ऐसी बीजेपी पार्टी नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ने बीजेपी को जो ये मजदूरों की घर वापसी को लेकर के नीचा दिखाने का काम किया है। और अब जो अमित शाह सहित जेपी नड्डा ने बड़ा फैसला है वो ले लिया है कि अगला जो चुनाव बिहार के अंदर होगा वो बीजेपी अकेला चुनाव लड़ेगी। निश्चित है कि अब इस विरोध की नीति को देखते हुए, नीतीश कुमार की इस विरोधी नीति को देखते हुए बीजेपी ने बड़ा झटका अब नीतीश कुमार को दे दिया है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी अब बीजेपी कर रही है। और बताया ये भी जा रहा है कि सभी 243 विधानसभा सीटें जो बिहार की हैं उस पर बीजेपी ने अपने प्रभारी भी नियुक्त कर दिए, यानी कि विधानसभा चुनावों की तैयारी में बीजेपी अभी से जुट गई है और 243 सीटों पर प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। मतलब साफ है कि बीजेपी नेक्स्ट चुनाव बगैर नीतीश कुमार की पार्टी के लड़ेगी बिहार में और जीतेगी भी। 243 विधानसभा सीटें बिहार के अंदर मौजूद है। कुल मिलाकर के ये जो मजदूरों की घर वापसी को लेकर के इस पर जो काफी ज्यादा घमासान मचा था, नीतीश कुमार जो इन मजदूरों को वापस घर वापसी के लिए जो एक तरह से विरोध कर रहे थे, लेकिन बीजेपी मजदूरों की घर वापसी करवाना चाहती थी। लेकिन कोरोना वायरस बिहार राज्य के अंदर ना फैले, इसको लेकर के जो नीतीश कुमार इसकी परमिशन नहीं दे रहे थे, अनुमति नहीं दे रहे थे। इसके अलावा भी जो बिहार के अंदर कोरोना काल के दौरान काफी लापरवाहियां बरती गई थी, इस वजह से बीजेपी इससे काफी नाराज हो चुकी है और नीतीश कुमार और बीजेपी में अब दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो अनुभवहीनता के कारण शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ना ही तो कोरोना से लड़ाई में मैदान संभाल पाए और ना ही 3 पहियों पर चलने वाली महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार को चला पाए। जी हां दोस्तों, वैसे तो जिस दिन ये सरकार बनी थी, ये गठबंधन बना था एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के बीच में, उसी दिन लोगों ने अंदाजा लगा लिया था, राजनीतिक ज्ञाताओं का स्पष्ट कहना था कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन 3 अलग अलग पहियों पर चलने वाली गाड़ी के समान है और ऐसे में ज्यादा लंबा सफर एमवीए गठबंधन नहीं कर पाएगी, क्योंकि इनके राजनीतिक जो सेंसेक्स के अलावा भी इनके जो वैचारिक मतभेद काफी ज्यादा हैं। कहाँ शिवसेना जो बीजेपी के साथ हमेशा रह करके हिंदुत्व के सिद्धांतों पर चुनाव लड़ती रही है, राष्ट्रवाद के सिद्धांतों पर चुनाव लड़ती रही है, और कहाँ कांग्रेस जो वाड्रा कांग्रेस और इसके अलावा एनसीपी घोटालेबाज, ये दोनों किस तरह से घोटालों को अंजाम देते रहे हैं। तो निश्चित है इनके वैचारिक मतभेद थे और ऐसे में उद्धव ठाकरे ने जो अपनी मूर्खता का जो उदाहरण देते हुए एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बना ली और उसी दिन राजनीति के ज्ञाताओं का कहना था और स्पष्ट भी कह दिया था कि ये गठबंधन ज्यादा लंबे समय नहीं चलेगा। अब इसके उदाहरण मिलने शुरू हो चुके हैं। दरअसल महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने एक बयान दिया था, जिसके बाद महाराष्ट्र की पूरी राजनीति में खलबली मची हुई है। कल चंद्रकांत पाटिल की तरफ से कहा गया था कि इस कोरोना काल से निपटने के बाद जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में एक बड़ा भूचाल आएगा और इसका असर महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगा। ऐसे में कांग्रेस को अपना नेतृत्व बचाने के लिए कोशिश है वो जरूर करनी चाहिए। और शिवसेना ने जिस तरह से, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उन्होंने भी बीजेपी पर कई तरह के तंज कसे थे। सामना में भी जिस तरह से बीजेपी पर तंज कसे जा रहे हैं, बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है और अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर नरमी दिखाई जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी बचाई थी। और आप ये भी आप समझ लीजिए कि जब
बीजेपी उद्धव ठाकरे को सीएम गद्दी ऑफर में दे रही है, तो एनसीपी कांग्रेस के साथ शिवसेना की कैसे ज्यादा लंबे समय तक सरकार है वो चल सकती है। और इसी का उदाहरण देते हुए आज शिवसेना के लिए संकट मोचन माने जाने वाले शरद पवार की शरण में आज उद्धव ठाकरे पहुंच गए हैं। उनके साथ एक मीटिंग की है। शरद पवार अकेले नहीं बल्कि वहां कई बड़े नेता हैं वो मौजूद रहे। इस मीटिंग के अंदर शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अनिल देशमुख, जयंत पाटिल, राजेश टोपे, आदित्य ठाकरे सहित कई नेता हैं वो मौजूद रहे। लेकिन इस मीटिंग खत्म होने के बाद आर्थिक स्थिति सुधारने वाली मीटिंग है वो बताई गई, यानी कि आर्थिक कोरोना वायरस के कारण जो आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है, कोरोना वायरस के जो ज्यादा केस आ रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर 30,000 के लगभग केस हैं, उनको कैसे रोका जाए, आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारा जाए, इन मुद्दों पर चर्चा हुई थी। इस तरह की जो खबरें इस मीटिंग से बाहर निकली, लेकिन सच्चाई इससे कुछ हटके थी, क्योंकि चंद्रकांत पाटिल की तरफ से जो बयान आया था उसी को लेकर के जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन में हड़कंप मचा हुआ था, और उसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज इन बड़े नेताओं के बीच में बैठक जो हुई है, बैठक को कोरोना काल के दौरान आर्थिक स्थिति को संभालने की चर्चा बताया। लेकिन मुख्य कारण यही था कि बीजेपी के बयान से एनसीपी कांग्रेस शिवसेना में हड़कंप मचा हुआ है, और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को सीएम गद्दी अब अपने हाथों से खिसकती हुई नजर आ रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह पर खूब नरमी शिवसेना दिखा रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गिफ्ट दी हुई है। और शिवसेना ने सामना में ये भी लिखा कि हमारे विपक्ष ने यानी कि बीजेपी ने बहुत ज्यादा कोशिश की उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी ना रहे, लेकिन वो तो भला हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी वजह से उद्धव ठाकरे जो निर्विरोध है वो चुनाव जीत गए, अमर सिंह का सदस्यता उनको मिल गई। यानी कि कुल मिलाकर के दोहरा चेहरा यहाँ शिवसेना का दिखाई पड़ रहा है। लेकिन नारायण राणे और चंद्रकांत पाटिल की तरफ से जो ऑपरेशन कमल की कमान संभाली गई है महाराष्ट्र के अंदर इन दोनों नेताओं को, उसके तहत देवेंद्र फडणवीस अब जल्दी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस से निपटने के बाद जब स्थिति सामान्य होगी तो वैसा कुछ नहीं रहेगा जैसा आज है, क्योंकि कई तरह के चेहरे जो कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना के हैं वो अब एक तरह से सामने आ चुके हैं। बीजेपी ने इन तीनों पार्टियों के अंदर सेंध लगा ली है, इस तरह का बयान पाटिल की तरफ से दिया जा चुका है। और ऊपर से कांग्रेस को ये भी बोला गया है कि वो अपने नेतृत्व को संभाले रखे, और जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर जो चेंजिंग आने की बात हुई है उसमें दिग्विजय सिंह भी शामिल हैं, इसके अलावा अभिषेक मनु सिंह भी शामिल हैं, इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी भी शामिल है। युवा नेताओं की बात करें तो राजस्थान से डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी उसमें शामिल है। यानी कि इन सब मुद्दों को मिला करके एक राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा भूचाल आएगा, यानी कि सभी के नेता हैं, सभी के सभी वो कांग्रेस को झटका दे सकते हैं। और इसके अलावा भी कई तरह के जो नेता हैं छोटे बड़े जो कांग्रेस को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि कोरोना काल के दौरान उनके समझ में आ चुका है कि कौन मजदूरों का, गरीबों का, जनता का साथ देने वाला है और कौन नहीं। कुल मिलाकर के राष्ट्र हित के लिए थोड़ी बहुत सोच रखने वाले लोग अब कांग्रेस को धड़ाधड़ छोड़ने का काम कर रहे हैं। ऊपर से मंदिरों के सोने पर नजर रखने वाली कांग्रेस को बड़ा झटका अब कांग्रेस के जो हिंदू समाज के लोग हैं कांग्रेस में, वो निश्चित है कि कांग्रेस को बड़ा झटका देना भी चाहते हैं। कुल मिलाकर के स्पष्ट है कि उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर अब जो संकट के बादल हैं वो छाए हुए हैं। लेकिन पहले खबर ये आ रही थी कि एनसीपी कांग्रेस यदि गठबंधन तोड़ती है तो बीजेपी शिवसेना को ऊपर से समर्थन करेगी, लेकिन यदि बीजेपी खुद शिवसेना एनसीपी कांग्रेस में जो सेंध लगाकर सरकार बनाती है तो निश्चित है देवेंद्र फडणवीस ही दोबारा सीएम है वो महाराष्ट्र के बनेंगे। लेकिन शिवसेना बीजेपी पर एक तरह से जो प्रहार करने में थक नहीं रही है, और ये तो निश्चित है कि अनुभव नहीं होने के कारण शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की सरकार ने जो कोरोना वायरस सहित आर्थिक स्थिति से भी लड़ाई है वो हार ली है। कुल मिलाकर के बड़ी फजीयत यहाँ पर उद्धव ठाकरे सरकार की हुई है, और एनसीपी कांग्रेस के नेता खुद ही
जो उद्धव ठाकरे सरकार को नीचा गिराने में, नीचा दिखाने में हमेशा से ही लगे रहे हैं। कोरोना काल के दौरान उद्धव ठाकरे और शिवसेना के अच्छी तरह से समझ में आ चुका है कि कौन अपना है और कौन महाविकास आघाड़ी गठबंधन में पराया है। फिर भी उद्धव ठाकरे जो घर वापसी के लिए एक तरह से जो अभी तक किसी तरह का बयान देने के लिए राजी नहीं है, अभी तक बीजेपी पर निशाना साधने का काम उद्धव ठाकरे की तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को लेकर के जो चंद्रकांत पाटिल की तरफ से जो बयान दिए गए हैं, जो दावे किए गए हैं, उसमें कितनी सच्चाई है और कितना उसमें निश्चित है कि दम है इस दावे में, इस पर आपके क्या विचार, आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, पास वाला बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।